जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारतीय संसद। हमने पिछले वीडियोज में संघीय मंत्री परिषद को समाप्त किया था और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संसद। हम संसद के कुछ अंगों को पढ़ेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने सदन हैं और संसद की जो कार्रवाई है वो किस तरह से की जाती है, कौन कौन उसमें भाग लेता है। ठीक है, हम संसद की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं। जो भी भाई चैनल पर आज नया जुड़ा है और जिसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से कोई भी वीडियो ओपन करके अपना जो भी टॉपिक डाउटफुल है आपका वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले आप देख लेते हैं। हम इसको हम पढ़ेंगे संसद, संसद के अंग, राज्यसभा, लोकसभा यानी सदन, और इसमें कितने सदस्य हमारे होते हैं संसद के दोनों सदनों में। उसके बाद संसद का गठन, ठीक है, संसद के गठन में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के सदन, ठीक, जैसे कि राज्यसभा हो गया, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोकसभा को डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप पेटी कस लीजिए और तैयार रहें मेरे साथ। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 79 संसद के 3 अंग निर्धारित करता है। यानी जो हमारी संसद है, भारतीय संसद जो है, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह प्रावधान करता है कि संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ये हम आगे पीछे पढ़ सकते हैं, पहले राष्ट्रपति को पढ़ सकते हैं, राज्यसभा, फिर लोकसभा। यानी अगर हम अंग की बात करें तो संसद के कितने अंग निर्धारित हैं? 3। अगर बात की जाती है संसद के सदन की तो संसद के सदन कितने हैं? संसद के सदन होते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसका कारण ये है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जो भी बिल पारित होगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाता है। इसलिए राष्ट्रपति को जो है संसद का अभिन्न अंग माना गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी ही बार बना है कि जो संसद का अभिन्न अंग निम्न में से कौन है, तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। आगे अगर मैं बात करूं मेरे साथियों तो अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल और आदि से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 79 से 122 संसद से ही संबंधित है, जिसमें गठन, कार्यकाल और संरचना उसकी दी गई है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं संसद को, पार्लियामेंट को। यहाँ राज्यसभा और लोकसभा 2 इसके सदन हैं, इसको डिस्कस करते हैं। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, इसमें अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, जबकि वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अच्छा, अब इन 245 सदस्यों की हम बात कर लेते हैं। इनमें से मनोनीत और निर्वाचित हमने 2 जगह इनको डिवाइड कर दिया है। तो 245 में से 238 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और ये जो इनका मनोनयन होता है ये भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन होता है। राष्ट्रपति जो है इनका मनोनयन करते हैं और ये 4 क्षेत्रों से किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुनते हैं। अच्छा, जो निर्वाचित सदस्य हैं ये 2 जगहों से आते हैं, राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से। यानी जो हमारे संघ शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ठीक है, तो ये हमारे जो संघ शासित क्षेत्र हैं यहाँ से 8 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, जबकि जो अन्य राज्य हैं यहाँ से 230 सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के लिए किया जाता है। उम्मीद है बात एकदम क्लियर हो रही होगी। आगे अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा की जो अधिकतम स्ट्रेंथ है, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है। ठीक है, 550 सदस्य इसमें हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति उसमें मनोनीत करते थे उनका प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है।
तो अब इनकी जो सदस्य संख्या है वो 543 हो गई है और ये सभी निर्वाचित होते हैं, यानी इसमें लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। अब इनको डिवाइड किया गया है 543 सदस्यों को, जिनमें से 524 जो सदस्य हैं वो आते हैं राज्यों से, ठीक है साथियों, और जो 19 सदस्य हैं वो आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक है। दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो जो हमारे 8 यूटी हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ से 19 सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचित किया जाता है और राज्यों से 524। उम्मीद है बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ संसद के गठन की, तो संसद का जो गठन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के 3 अंग निर्धारित करता है। जी हाँ, पहला राज्यसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो होगा, इसको हटा देते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और ना ही संसद में बैठता है। फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो निम्नवत हैं। इनको समझते हैं कौन कौन से कार्य हैं। यहाँ देख लेते हैं नंबर 1 की, राष्ट्रपति का काम क्या है, जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। यानी जब नई लोकसभा का निर्वाचन होता है, नई लोकसभा चुनकर आती है, तो उसके प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है, प्रथम सत्र को बुलाता है। उसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है, यानी बुलाता है और उनका समापन करता है। आहूत करने का मतलब है बुलाना और सत्रावसान का मतलब है समापन, ठीक है। ये काम कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसके अलावा राष्ट्रपति का और भी कार्य है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। लोकसभा को तय समय से पहले ही विघटित भी किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोकसभा भंग कर दी गई है, लोकसभा भंग हो गई है, तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। उसके बाद और राष्ट्रपति का क्या कार्य है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। ये हम सारी चीज़ों को राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अध्यादेश क्या चीज़ होती है, ठीक है। जिस भी भाई ने नहीं पढ़ा है वो मेरा राष्ट्रपति वाला जो वीडियो देख सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ शुरू करते हैं राज्यसभा की संरचना से, ठीक है। अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा से संबंधित है। तो राज्यसभा से इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के जो कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे यह संसद का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और बूढ़ों का सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन इसको बोलते हैं और बूढ़ों का सदन इसको बोला जाता है। ध्यान रखना, उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। द्वितीय सदन इसको बोलते हैं, प्रथम सदन होता है लोकसभा और ये बूढ़ों का सदन है। तो इसके ये अन्य नाम है। आगे मैं बात करता हूँ, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद आगे राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी इसको हम पढ़ के आए पीछे, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। जबकि वर्तमान राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी इनके जो भी सदस्य हैं उनका चुनाव जो है गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है और इस प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी राज्यसभा का जो चुनाव है वो गुप्त रूप से होता है। राज्यसभा के निर्वाचन में आम जनता वोटिंग नहीं करती है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के जो है सदस्य निर्वाचित करते हैं। इसमें आम जनता वोट नहीं करती है, विधायक और सांसद इसमें वोट करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करेगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो अपनी मर्जी से राज्यसभा में मनोनीत करता है, इनको बोलते हैं मनोनयन करना या मनोनीत करना। इनका निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यानी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इनका जो है मनोनयन करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, राज्यसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ जो है वो 245 है।
अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए, जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 35 वर्ष का कोई सदस्य राज्यसभा का, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। 35 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1995 नहीं होगा, ये यहाँ से डेट इसको हटा देते हैं, ये 1952 है, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं 1952। तो राज्यसभा का जो प्रथम बार गठन हुआ था वो 1952 में, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। और राज्यसभा की जो पहली बैठक थी, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो इसको ध्यान रखना, ये गलती से टाइप हो गया है। तो 1952 ही ये दोनों जगह, 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। आगे अगर मैं बात करूँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। अगर कोई राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा कभी भंगी नहीं होती है, वो निरंतर उसका कार्यकाल चलता रहता है। लेकिन उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। यानी राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष में रिटायर यानी अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। और रिटायरमेंट तभी होता है जिन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तभी 1/3 सदस्य वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। आगे, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाला एक सदन है। आगे अगर बात करते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर राज्यसभा चाहे तो अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी में भर्ती कराता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो अगर राज्यसभा चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो है उनकी व्यवस्था, उनका सृजन जो है राज्यसभा कर सकती है। कितने बहुमत से? अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन कर सकती है? वो अनुच्छेद 312। लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से जाती हैं? वो उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 31 सीटें। सबसे बड़ा राज्य है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने के मामले में। जनसंख्या के मामले में भी भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। यानी जो नया संसद भवन बना है तो उसमें जो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं उन पर 384 सदस्य जो है बैठ सकते हैं। यानी उनके जो कक्ष है राज्यसभा का, उसमें 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है, पहले इससे कम थी। आगे हम बात कर लेते हैं लोकसभा की संरचना की। लोकसभा की संरचना का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 यानी अनुच्छेद 79 में हमने संसद को पढ़ा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा को हम पढ़ने वाले हैं। तो लोकसभा के जो अन्य नाम हैं इनको देख लेते हैं। प्रथम सदन इसको कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन। यानी लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, इसको राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। आगे अगर बात करते हैं अधिकतम सदस्य, तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान सदस्य हैं वो 543 सदस्य हैं। ठीक है, पहले हुआ करते थे 545, लेकिन जब से एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो समाप्त हुआ है तब से लोकसभा के जो वर्तमान सदस्य अगर पूछे जाएँ तो 543 ही होंगे। एंग्लो इंडियन का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर सकते हो आप, 2019। ठीक है, इसको जो है समाप्त किया गया इस संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा की कितनी है? 30 वर्ष है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का, एक सेकंड, हमने राज्यसभा में जो एज पढ़ी थी वो कहीं 35 वर्ष तो नहीं पढ़ ली?
ये 35 वर्ष नहीं है, ये यहाँ इसकी जो एज है ये गलत टाइप हो गए हैं चीज़ें कुछ, 30 वर्ष है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होती है, ना कि 35 वर्ष। और लोकसभा का जो सदस्य है उसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे अगर हम बात करते हैं, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यानी 5 वर्ष तक कोई भी जो सांसद है वो अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद जो दोबारा से उसको निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति चाहे सिफारिश करे, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नए तरीके से चुनाव होंगे लोकसभा के और नया प्रधानमंत्री चुनकर आएगा, तब नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 85 के द्वारा लोकसभा को जो है भंग किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से। 80 सीटें जो हैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश से लोकसभा में निर्वाचित होती हैं। आगे बात करते हैं, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को हमने पीछे डिस्कस किया था कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनको अब हटा दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे, लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। शॉर्ट में इनको बोल देते हैं जीवी मावलंकर। तो एक बात का ध्यान रखना, स्पीकर का मतलब है, इसको अध्यक्ष ही बोलते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, पहले अध्यक्ष। आगे अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान, यानी 18वीं जो लोकसभा इस समय चल रही है, तो वर्तमान इसके स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, वर्तमान लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो ओम बिरला हैं। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देश में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक 6 वर्ष रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष रहा था, 6 वर्ष किया गया था। तो 5वीं जो लोकसभा थी, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1971 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था, जिस कारण से जो इंदिरा गांधी थी 1971 से और 77 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही। ठीक है, ये 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष उनका कार्यकाल हो गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को बोला जाता है सभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति थे, पहले जो सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले जो राज्यसभा के सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे। तो वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अब जो है उपराष्ट्रपति हट गए हैं, तो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। जो नया संसद भवन है उसमें जो लोकसभा का कक्ष है उसमें अधिकतम 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई, यानी वहाँ पर 888 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, टोटल अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, नई संसद भवन में टोटल जो स्ट्रेंथ है 888 तो हो गए लोकसभा में और 384 सदस्य हो गए राज्यसभा में। तो टोटल कितनी सीटें हैं, 8 4 12 का 2, 8 8 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12, यानी टोटल जो सदस्य हैं वो 1272 मेंबर इस समय जो है नई संसद भवन में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 384 राज्यसभा में और 888 लोकसभा में। ठीक है, उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, टू द पॉइंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आगे भी ये बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर लेना। आगे मैं बात करता हूँ प्रथम लोकसभा का जो गठन था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार जो लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव जो हुए थे लोकसभा के 1952 में हुए थे, उसके बाद 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ और इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें थी वो दोनों की एक ही दिन हुई थी, लेकिन गठन जो है दोनों का अलग अलग हुआ था। पहले राज्यसभा का गठन हुआ था, उसके बाद लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ और बैठक 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और जो भी भाई नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपको आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर मैं बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो लेकर आऊँ और सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन, आपका धन्यवाद।